हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। अब मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 3 दिन आपका इंग्लिश चला, 3 दिन इकोनॉमिक्स चलेंगे। हम लोग का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है अभी। और जो स्टूडेंट इंग्लिश का लेक्चर नहीं देखे होंगे कृपया करके देख लें, ताकि आपका 3 दिन अब इंग्लिश का क्लास होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में आपको माइक्रो पढ़ना है, सेकंड में आपको मैक्रो पढ़ना है। तो अभी उतना आपको नॉलेज होगा नहीं कि माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को स्टार्टिंग करते जाएंगे ना, तो सब कुछ इंट्रोडक्शन। आज तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन नाम ही है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ, एक सेकंड यहाँ पर पेंसिल, सब कुछ हम लोग जान जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और ठीक है, चल गया। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ जान जाइएगा। माइक्रो क्या होता है मैक्रो क्या होता है, तो डिटेल में स्टार्ट ही करेंगे। तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन नाम है, सिलेबस वगैरह हम डाल दिए थे। ठीक है, जैक मोड के जो भी स्टूडेंट होंगे। और एक और बात खास कि आपका बाईलैंग्वेज क्लास चलेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन क्लास आपका बाईलैंग्वेज चलेंगे। हिंदी मीडियम रहे, इंग्लिश मीडियम रहे, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हिंदी में दिक्कत होगा तो उसको आप कर लीजिएगा। नोट्स को मैं दे दूंगा, आप उसको समझाने का कोशिश भी करूँगा, समझा भी दूंगा। इंग्लिश वाले सारे को समझा दूंगा, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को भी सपोर्ट करना होगा, ताकि मैं दोनों लैंग्वेज को अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। धीरे धीरे जो भी छूट गए होंगे, आप एक मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर पुराना वाला भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छे दिए थे पिछले बार का। तो इस बार उतना थोड़ा टाइमिंग का दिक्कत चल रहा है, इसीलिए हम ज़्यादातर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं जा रहे हैं। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, या नहीं भी देखिएगा तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। धीरे धीरे टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट कहाँ से क्लास को करें, आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स से करें, या फिर आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स से करें। देखिए अब तो लाइव क्लास में है नहीं, आप लोग बता नहीं सकिएगा कि इकोनॉमिक्स से करें या फिर इकोनॉमी से करें। अगर मैं इकोनॉमिक्स से करता हूँ तो ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपको नहीं पढ़ना उसके बारे में थोड़ा सा, यानी कि इकोनॉमी से हम क्लास को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो इकोनॉमी से ही करेंगे। तो आप लोग को बता देते कि इंट्रोडक्शन लेक्चर क्लास 11th में बाकी डिटेल में सब कुछ देती है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक क्या है। 3 वर्ड होते हैं, तीनों का सेंस अलग अलग होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते चलूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे पढ़ते जाएँ, तो धीरे धीरे नॉलेज होते जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो सब कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिफिनेशन मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, और आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ लाइक, एक बार लाइक कर देना है। आप लोग को बस एक ही सपोर्ट रहेगा, लाइक शेयर जो भी कर सकते हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए तो इकोनॉमी क्या होते हैं भैया, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स तो बताइएगा, वो तो बताएंगे ही बताएंगे। माइक्रो क्या होता है वो भी बताएंगे, मैक्रो क्या होता है सब कुछ बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, कौन कौन इकोनॉमिस्ट है, कैसे कैसे क्या कॉन्सेप्ट दिए, सब कुछ बताया जाएगा। टेंशन फ्री जो भी पढ़ाया जाता है बस उसी को आप पढ़िए अकॉर्डिंग टू। क्योंकि हम लोग का टारगेट देखिए, बहुत बड़ा टारगेट लेके चले, टारगेट बहुत बड़ा लेके चले, तो मेरे तरफ से कोई भी कमी नहीं होगा, ताकि हम लोग इस रैंक को, इस मेरिट लिस्ट को हासिल न कर पाए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना कि भाई इस टॉपिक को छोड़ दिए, भैया इसको एनसीईआरटी में था, भैया आप नोट्स में नहीं दिए, इस टाइप से। वैसा कुछ नहीं, आप पढ़िए, सपोर्ट दिखाइए, फुल मार्क्स दिलवाने का गारंटी मेरा रहेगा। ठीक है, चलिए तो इकोनॉमी क्या होता है, पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी जो सिस्टम, बस इस लाइन को याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं याद रखना है। एक सिस्टम है, ठीक, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था का सिस्टम होगा ना, किसी का तो सिस्टम हो नहीं सकता। एंड इंस्टीट्यूशन, या तो कोई संगठन या फिर कोई भी संस्था होगा, उसी का एक क्या है, सिस्टम है इकोनॉमी। ठीक है, जो कि दैट फैसिलिटेट्स और प्ले ए रोल इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ए सोसाइटी। तो जो संस्था है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का सिस्टम है। तो उसके अंदर क्या होता है, या तो वो फैसिलिटी पर प्रोवाइड करती है, या फिर खुद उसमें काम करती है। किस में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड सर्विस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, तो उसमें या तो खुद काम करेगी या फिर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। कौन, वही सिस्टम। किसका सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का। जैसे कि समझिए कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है। ठीक है, तो उनके तहत कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो वही काम प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी आएगा, तो काम आ गया। तो वही काम जो हो रहा है ना एक सिस्टम के तहत, तो उसी को इकोनॉमी बोलते हैं, एज ए कंट्री के रूप में। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स डिटरमाइन हाउ द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमी एक और बात को निर्धारित करती है कि कैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे एक और बात देखिएगा, ये चलिए ठीक है, उसको बताएंगे बाद में। देखिए इकोनॉमी एक और बात यहाँ पे कहती है कि कैसे डिटरमिन करते हैं, किसका, डिटरमिन हाउ द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी। समाज में कैसे रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमारे पास रिसोर्स है, आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी समानता है नहीं, किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, 10% जो भी रिचर पर्सन है, 70% उन्हीं के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। तो इनइक्वलिटी है, तो इसको कैसे हम लोग को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक सेक्शन को जा सके, हर एक सेक्शन को लाभ मिल सके, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका। ये भी निर्धारण करती है कौन, इकोनॉमी। ठीक, दैट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू का भी निर्धारण करती है। ठीक है, दे डिटरमिन 3 काम करती है। पहला काम कौन इसमें रोल निभाती है, फर्स्टिंग। सेकंड काम कौन था इसमें कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो तो उसके बारे में भी यह निर्धारण करती है। और थर्ड काम क्या हो गया कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड सर्विसेज का वैल्यू क्या हो तो वो भी यहाँ पर। और इसके बाद क्या था एंड इवन और भी काम करते हैं, डिटरमिन व्हाट सोर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन बी ट्रेडेड और क्या है बार्टेड फॉर दोज सर्विसेज एंड गुड्स। अब उन सर्विसेज एंड गुड्स के लिए क्या ट्रेड होगा, किसके साथ ट्रेड होगा तो वो भी बताती है। तो बहुत इकोनॉमी का काम है, इकोनॉमी एक सिस्टम के तहत काम करती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का एक सिस्टम होती है जो कि प्रोडक्शन वगैरह में काम करती है, सपोर्ट दिखाती है। ठीक है, किसी ना किसी का सिस्टम है तो किसका सिस्टम बता दिए, और बहुत सारे और भी काम करती है। तो इतना सारे बात को आप समझ गए तो आप समझ गए तो कोई हिंदी समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको लिख लेंगे और थोड़ा सा याद करने का कोशिश करेंगे क्योंकि डिफिनेशन को याद ही किया जाता है, डिफिनेशन में और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए तो उसको फिर याद कर लेना है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था क्या कर एक अर्थव्यवस्था संगठनों और संसाधनों की एक प्रणाली है जो समाज में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण में सुविधा प्रदान करती है। क्या बोले, यह भूमिका निभाती है, खुद निभाएगी या फिर कुछ ना कुछ सुविधा देगी, वही बात हो गया। एंड अर्थव्यवस्थाएं यह निर्धारित करती है कि किसी समाज के सदस्यों के बीच संसाधनों का वितरण कैसे किया जाता है। ठीक है, वे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करते हैं, कौन, इकोनॉमी, वही दे उनके बारे में। एंड वे यह भी निर्धारित करते हैं, इन्हीं को कह रहा है, मतलब कोई पर्सन तो है नहीं लेकिन इनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देगी, इकोनॉमी एक सिस्टम है तो उसी के बारे में। ठीक है, निर्धारण करता है कि उन सेवाओं और वस्तुओं के लिए किस प्रकार की चीज़ों का व्यापार या विनिमय, वही ट्रेड विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज बने तो वही यहाँ पे लिखा होता है ना कि बार्टेड फॉर दो जो सर्विसेज, मतलब किस प्रकार का ट्रेड होगा उस सर्विसेज के लिए। मान ली मैंने ऑयल बनाया तो ऑयल के लिए कैसा ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। कोई सर्विस बना तो उसके लिए कैसा ट्रेड होगा तो वही निर्धारण करती है अर्थव्यवस्था। तो हर एक कंट्री का अलग अलग अर्थव्यवस्था, हर एक देश का, हर एक राज्य का। आप झारखंड है तो झारखंड इकोनॉमी पढ़िएगा, बिहार इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो बहुत काम करती है, बहुत लार्ज लेवल पे काम करती है। इसके काम के बारे में आप जानिएगा तो दिमाग आपका समझ के मतलब बहुत हाई लेवल का चीज़ है इकोनॉमी। ठीक है, तो डिफिनेशन के रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग कभी और इसको डिटेल में देखेंगे। इकोनॉमी के कुछ टाइप भी होते हैं जो कि आपको बेहद ही खास यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी के कुछ टाइप हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है, इकोनॉमी तो समझ गए, एक लाइन में याद रखिए, एक सिस्टम है जिसे कि कंट्री गवर्न कर रही है, रन कर रही है, बस इतना याद रखिए। या फिर कोई भी स्टेट या कोई संस्था चल रही है जो कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में काम कैसे कुछ ना कुछ काम करेगी, ऐसे तो चलेगी नहीं। तो वही इसमें बात को लगा देना है तो आपका रिजल्ट नंबर वहाँ से बेस्ट उठने वाला है। लेकिन इकोनॉमी का डिफिनेशन कभी नहीं पूछता है, इकोनॉमिक्स का पूछ सकता है, इकोनॉमिक चांस कम रहता है, लेकिन फिर भी आप समझ गए। चलिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, प्लान या सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या होते हैं जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, और साथ ही साथ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बहुत अच्छा, जब कंट्री आज़ाद हुआ था तो उस समय सरकार के पास बहुत बड़ी समस्याएं थी कि कौन सा इकोनॉमी को एडप्ट किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड में दो बहुत बड़े पावर यानी एग्जिस्ट कर रहे थे। एक आपका यूएसएसआर था जो कि रसिया था पहले, एक आपका यूके वगैरह, और क्या बोलते हैं उसको, यूके, और उसके बाद अमेरिका वगैरह, यूएसए, ठीक है, ये सब थे। ठीक है, तो इसके पास क्या था, इसके पास था सोशलिस्ट, इन लोग के पास क्या था, कैपिटलिस्ट। तो भारत सरकार को सोचना था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनको सोचना था कि कौन सा इकोनॉमी को एडप्ट किया जाए कि हम लोग आगे बढ़ सके। तो बहुत राय विचार करने के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया था। तो पहले तो आप मार्केट इकोनॉमी समझ लीजिए क्या होता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होते हैं। चलिए, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड, ठीक है, एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा और ऑन मालिकाना हक और ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो का उसका मालिक या फिर उसको ऑपरेट करने वाला या तो कोई एक व्यक्ति होगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे। एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस वर्ड को अंडरलाइन करिएगा जो कि मैं कर दिया हूँ कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करना है जहाँ पर उसका नेसेसिटी है, वहाँ पर प्रोडक्शन करना है जहाँ पर डिमांड है। तो यहाँ पर पैसा देखता है कि कहाँ से आ रहा है हमारा, ठीक है। एंड सेंट्रल प्रॉब्लम आर सोल्व बाय द प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में इसी चैप्टर में डिटेल में आप आगे पढ़िएगा,
आगे इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़िएगा। बस इतना ही याद रखिएगा, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं उसको कैसे कैसे सोल्व किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म से। कहाँ पर प्राइस हमें ज़्यादा मिल रहा है, किस एरिया में प्रोडक्शन करने में हमको लाभ मिलेगा, तो उस आधार पर सेंट्रल प्रॉब्लम में कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, तो वही सेंट्रल प्रॉब्लम में आता है। तो वे सब प्राइस मैकेनिज्म के तहत सोल्व किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर मार्केट फोर्स यानी कि मार्केट में जहाँ पर डिमांड है वहीं पर सप्लाई हम लोग करेंगे। तो ये तो कैपिटलिज्म मैंने पूंजीवादी, इसका एग्जांपल में आप यूएसए डाल सकते हैं, यूके डाल सकते हैं, जहाँ पर मनी से रिलेटेड काम होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल ज़्यादा काम करते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पर कम काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़्यादा फोकस किया जाता है और प्राइवेट व्यक्ति पास। इसके बाद प्लान एंड सेंट्रली प्लान या फिर सोशलिस्ट, जिसको समाजवादी व्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हिंदी सबका आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में था, एक प्राइवेट व्यक्ति के पास, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के पास है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल सारा का सारा किसके पास, गवर्नमेंट के पास, एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, मालिकाना हक भी उसके पास है और वो चला भी रही है, ठीक है। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्शन इज द सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण हो, वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे लोग का नेसेसिटी हो, न कि वहाँ पे करेंगे जहाँ पे लोग ज़्यादा डिमांड कर, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पे नहीं, जहाँ पे इसकी आवश्यकता हो, पैसा मिले या ना मिले, वहाँ पे हमको इसका प्रोडक्शन करना है। जैसे कि स्कूल हॉस्पिटल वगैरह हर जगह खोलना है, वहाँ से पैसा आवे या फिर ना आवे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको, सोशल वेलफेयर, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम आर द सोल्व बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। नाम सुने होंगे कि प्लानिंग कमीशन जो पहले था, आज नीति आयोग बन चुका है ना, तो 1951 में ही आपका किसका गठन हुआ था, क्लास 11 में पढ़े होंगे, प्लानिंग कमीशन का, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो इसी के द्वारा सोल्व किया जाता था। अब नीति आयोग बन गया। नीति आयोग कब बना, याद है आपको, नीति आयोग आई थिंक 1 जनवरी 2015 को बना है, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, तो दोनों के जहाँ पे मिक्सर कर देंगे कैपिटलिस्ट को सोशलिस्ट को, तो मेरा मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, द इकोनॉमी इन विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑनड एंड ऑपरेटेड बाय द बोथ, किसके गवर्नमेंट के पास भी और प्राइवेट से, दोनों के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिकाना हक या फिर ऑपरेटेड यानी कि संचालित भी दोनों के द्वारा कराया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी, तो उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो आ गया, एंड सोशल वेलफेयर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में आ गया, तो दोनों को मिला दिए तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर चलिए मिक्स्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम आर द सोल्व बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर के लिए, और प्राइस मैकेनिज्म प्राइवेट सेक्टर के लिए, दोनों काम। यहाँ पे आपका रिलायंस भी काम कर रही है, ठीक है, रिलायंस जो प्राइवेट आ गया, और यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, एयर इंडिया तो प्राइवेट, टाटा ले लिया तो प्राइवेट हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर रेलवे समझिए सबसे अच्छा यहाँ पर रेलवे है, तो रेलवे भी यहाँ पे काम कर रही है, BSNL भी काम कर रही है, ठीक है ना। तो इसी के प्रकार टाटा वगैरह तो प्राइवेट सेक्टर होंगे, तो दोनों सेक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का, हर एक कंट्री का पूछेगा, इसका रसिया था सोशलिस्ट का, और कैपिटलिस्ट का आपका क्या था, USA वगैरह एग्जाम्पल, ठीक है। जो कुछ एग्जाम्पल आप नेट से भी सर्च करके डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग हिंदी को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, हिंदी में कैसे कैसे क्या था, एक सेकेंड। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, ठीक है। आपको इसको मैं नोट को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपका यूट्यूब से नोटिफिकेशन सारे वीडियो के नहीं जाएंगे, टेलीग्राम पे आपका सारा का सारा चला जाता है। चलिए, तो बाजार की व्यवस्था, बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो भी यहाँ पर है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पाद के संसाधनों का स्वामित्व और संचालन दोनों, मालिकाना हक जो कंट्रोल होता है, ठीक है, व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। उत्पाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्वब्याज या फिर लाभ को अधिकतम करना, मैक्सिमम लाभ करना होता है यहाँ पर, एंड केंद्रीय समस्याओं का समाधान मूल्य, ठीक है, मूल्य तंत्र या मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाता है। वहीं पर डिमांड सप्लाई जो था, तो वही मांग आपूर्ति के द्वारा, ठीक है, बाजार के शक्तियों के द्वारा किया जाता है। मार्केट में 2 ही शक्ति काम करता है, कौन, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। नियोजित केंद्रीय या फिर नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो इंग्लिश में देखे थे, उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक। वहाँ पे क्या था, व्यक्तियों के समूह, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण होता है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्या था मुख्य उद्देश्य, स्वब्याज या फिर लाभ,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड केंद्रीय योजनाओं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ, चलिए ठीक है, केंद्रीय योजनाओं और यहाँ पे जो आपका हिंदी का लैंग्वेज है तो कुछ कुछ बुक के लैंग्वेज से कुछ अलग मिल सकता है कुछ, क्योंकि ये गूगल का ट्रांसलेट किया हुआ लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है। बुक में कुछ कुछ अलग वर्ड मिल सकते हैं तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपका सेंस वही का वही मिलता है, ठीक है। केंद्रीय योजनाओं तो वही मिलेगा, कुछ कुछ चेंज होगा, ठीक है। प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राधिकरण के द्वारा एक वहाँ पे कुछ और वर्ड वहाँ पर होगा बुक में, तो आपको समझना है, बुक से भी पढ़ सकते हैं या फिर इससे भी पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गूगल से ट्रांसलेट इसलिए करते हैं कि जो नोट्स का है तो वही को वही यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ तो किसी बुक का अगर लगाते हो तो फिर यहाँ पर जो ऊपर का इंग्लिश मीडियम का जो नोट्स है तो किसी बुक में नहीं मिलते, नोट्स PDF है मेरे पास तो वहीं पे है, तो नहीं हो पाता, तो इसीलिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा टाइम लगता है सब करने में, और साथ ही साथ जो रियलिटी है उसको बता दिए। तो ये मत बोलिएगा भैया इसमें वर्ड ऐसा लिखा था, इसमें वर्ड आगे पीछे हो सकता है, सेंस सेम ही रहेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था देख लीजिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद और संसाधनों का स्वामित्व और संचालन, स्वामित्व मालिकाना हक और संचालन यानी कि जो नियंत्रण था देख लेते हैं, सरकार द्वारा, सरकार के पास होता है, ठीक, और निजी क्षेत्र दोनों के पास। यहाँ पर एक वर्ड छूट गया होगा, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व और संचालन, यहाँ पे क्या प्राइवेट, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, आई थिंक जो छूट गया उसको डाल दीजिए। यहाँ पर व्यक्तियों और सरकार दोनों के द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्तियों का समूह और सरकार दोनों के पास होता है, ठीक है। निजी क्षेत्र मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है, निजी क्षेत्र जो प्राइवेट यहाँ पर था, ठीक है। और सामाजिक कल्याण यानी कि सरकारी क्षेत्र, ठीक है। केंद्रीय योजनाओं का प्राधिकरण सर्वाधिक क्षेत्र में होता है, और मूल्य तंत्र यानी कि निजी क्षेत्र के द्वारा केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो वही जो इंग्लिश समझ गए तो वही आपका यहाँ पर हिंदी भी लिखा है, तो मैं समझाऊंगा इंग्लिश को, हिंदी को मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश को समझाऊंगा तो वही आप हिंदी में समझ लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहला इकोनॉमिक्स आपका सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी होता है, तो ह्यूमैनिटीज़ नहीं, आर्ट्स में ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस अलग अलग, तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स पहले सब्जेक्ट नहीं था, आज हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत पहले सब्जेक्ट नहीं था, जब एडम स्मिथ स्टार्ट किया था पढ़ना, तो ये बोले थे घर का कार्य का, जो घर का काम काज है तो उसी का लेखा जोखा में हम लोग मानते हैं। धीरे धीरे नए नए इकोनॉमिक्स आते गए, डेवलप करते गया, और एक सब्जेक्ट के रूप में आज हम लोग उसको पढ़ने लगे हैं। और देखिए क्लास 9 से स्टार्ट होता है, क्लास 6 से होता नहीं है। 9th 10th में क्या रहता है, थ्योरी रहता है। 11th में देखो न्यूमेरिकल भी था, 12th में न्यूमेरिकल वगैरह मिलेगा, आगे चल कर और टफ हो जाता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स वगैरह। तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू और भी आर्ट्स का अलग अलग सब्जेक्ट रहता है ना, तो उससे, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जो रहता है तो उससे काफ़ी अलग होता है। एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट भी याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। बस एक लाइन लिखा हुआ है, लेकिन इस एक लाइन का इतना बड़ा अर्थ है, इतना बड़ा सेंस है, जो कि आप हम नहीं समझ सकते हैं जब तक इसको डिटेल में नहीं पढ़े होंगे अलग अलग बुक से, अलग अलग टीचर से। तब कैसे एक सोशल साइंस का ब्रांच है, ठीक है, जो फोकस करती है किस पे, एग्जाम में लिखने के लिए डिफिनेशन ठीक है, एक लाइन में लिख दिया, हो गया, नंबर मिल गया, लेकिन समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए दिक्कत होगा, तब आपको और समझना होगा। जैसे कि पहले डिफिनेशन को समझ लेते हैं। एक सोशल साइंस का ब्रांच है, फोकस ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए फोकस करेगी, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, तो उसमें क्या ध्यान देगी, ध्यान देगी हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, माइंड में बैठाई, अस्कियर है, नहीं है रिसोर्सेज, कमी है, ठीक है ना। और हमारे वांट्स क्या है, जो हम लोग चाहते हैं कि मुझे मिले, वो अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो वही कहती है कि कैसे लिमिटेड जो मेरे पास संसाधन है उसमें से कैसे मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर सकता हूँ, और कैसे मैं जो मेरे पास अनलिमिटेड वांट्स है तो उसको मैं सीमित करके उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ अपने वांट्स को। तो उसी में से अस्कियर को कैसे चुन के कैसे सही से रिसोर्सेज का हम लोग यूज कर पाते हैं, तो उसी के बारे में स्टडी करती है, डिटेल में स्टडी करके बताती है। तो एक स्टडी करने का सब्जेक्ट है, और जो बताती है कि कैसे हम लोग अस्कियर रिसोर्सेज का यूज करके अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वही काम करती है, ये तीनों में जब भी काम होता है तो ये सबको देखा जाता है। तो प्रोडक्शन करेंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे क्या करना है, कंजप्शन क्या करना है। तो बात को जो हम बताना चाह रहे हैं काफ़ी अंदर से, तो आप समझ गए होंगे अब इस वर्ड को। तो ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स कैन भी, और अलग अलग इकोनॉमिक्स आए तो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी दिए, जो कि आप जानते होंगे। वेल्थ का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, याद होगा तो बताइए थोड़ा सा। और उसके बाद वेल्थ का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, धन का विज्ञान, तो एडम स्मिथ दिए थे। इसके बाद आपका वेलफेयर का
जो क्या बोलते हैं उनको, वेलफेयर का इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1991 में एक बुक आया था अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल का कॉन्सेप्ट अलग था। ठीक है, वेल्थ का कॉन्सेप्ट वेलफेयर का दिए थे। इसके बाद स्कार्सिटी रॉबिन्स का। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स आते गए, अलग अलग कॉन्सेप्ट देते गए कि नहीं स्कार्सिटी में से चुनते हैं। एक बोले कि नहीं धन का विज्ञान है, एक बोले कि नहीं यहाँ पर क्या है जन कल्याण का विज्ञान है। ठीक है, तो इस टाइप से तो सामाजिक विज्ञान तो सोशल साइंस तो है, इसमें तो कोई बात है नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके यह ग्रोथ होना। क्योंकि देखिए लोगों का जो है ना जो वांट्स हमेशा डिजायर हमेशा चेंज होते रहता है। तो लोगों का डिजायर पे सब्जेक्ट डिपेंड करता है, इसलिए सब्जेक्ट भी हमेशा चेंज होते रहता है। आज कोई और कंसेप्ट है, सैमुअल्सन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ दिन बाद देखिएगा तो कोई और नया इकोनॉमिस्ट आएंगे, नया कॉन्सेप्ट दे देंगे। तो ऐसे करके अकॉर्डिंग टू समय सिचुएशन चेंज होते रहता है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर अपने लैंग्वेज पे। कहाँ थे हम लोग, थोड़ा सा इधर उधर का बात हो गया। चलिए तो ओरिजिन ऑफ, देखिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बात भी जानकारी रखना चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स कैन बी ट्रेस टू एडम स्मिथ बुक। यहीं से इकोनॉमिक्स का उत्पन्न स्टार्ट हुआ। इनका जो बुक था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, पब्लिश्ड इन द ईयर याद रखिएगा 1776। ये बुक का नाम कितना स्टूडेंट को याद नहीं होता है, तो इसका याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए एडम स्मिथ क्या थे, स्कॉटलैंड के थे। तो उन्होंने सोचे ना कि आखिर कोई देश गरीब क्यों है, कोई देश अमीर क्यों है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्कॉटलैंड हम लोग गरीब क्यों है, ठीक है ना, फिर यूके वगैरह इतना अमीर क्यों है। यही माइंड में सोच रहे थे। तो सोच रहे थे, कहीं बैठे होंगे गाँव देहात में कहीं पर भी, तो सोच रहे थे यही बात। तो सोच रहे थे, तो सोचते सोचते इनके माइंड में एक बात आया कि हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, कुछ जांच पड़ताल करते हैं इनटू नेचर, इस यूनिवर्स में, ठीक है ना, कि काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि क्या कारण है कि वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन के पास धन है, वो जो नेशन है तो उन लोगों के पास धन क्या है, रीजन क्या है। तो वही इंक्वायरी करना स्टार्ट किए, कि इंक्वायरी इनटू द नेचर, ठीक है ना, एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, कि आखिर यहाँ पर देखिए नेचर, यहाँ पर लिख दिया नेशन, नेचर यहाँ पर नेशन है, नेशन NATI स्पिरिट है, ठीक है, नेशन वेल्थ ऑफ नेशन। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, बुक ऐसे करके माइंड में बैठाइएगा तब याद होगा, और रियलिटी यही है। तो इसीलिए बुक का भी ऐसा नाम रख दिए थे, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ था। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बाद में फेल हो गया। ये दिए थे कि बस केवल जब डिमांड और सप्लाई होगा तो सब कुछ अच्छे से रहेगा, हमको मार्केट में छेड़खानी नहीं करेंगे, मार्केट अच्छे से रन करेगी चलेगी। लेकिन नहीं, ऐसा करने से जो क्राइसिस आ गया था कब 1929 में क्राइसिस आ गया था ना, तो वही रीज़न था। नहीं, केवल डिमांड सप्लाई से नहीं होगा, मार्केट भी होना चाहिए। विदाउट मार्केट नहीं स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे हम लोग। तो मार्केट का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, आपको याद है, न्यू कॉन्सेप्ट आया था 1936 में, एक बुक लिखे थे कौन, EMI एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड क्या था, EMI एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जेम क्रीज आया था, मार्केट का कॉन्सेप्ट दिए थे, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक लिखे थे 1936 में। तो वहाँ से उनके कॉन्सेप्ट के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को और थोड़ा सा ग्रो हुआ था। तो मैक्रो का इंट्रोडक्शन उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, तो ये बात लिखे थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वाज द यूज टू मीन फॉर द होम मैनेजमेंट विथ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिक मैनर। देखिए पहले क्या था, बस पहले इतना ही माना जाता इकोनॉमिक्स क्या है, वाज टू मीन टू होम मैनेजमेंट, घर में कैसे काम वगैरह करना है, ठीक है, विथ लिमिटेड फंड्स, पैसे मेरे पास कम है, ठीक है, अवेलेबल इन द मोस्ट ऑफ इकोनॉमिकल मैनर एज पॉसिबल, और कितने अच्छे से उसको मैं अच्छे मैनर में मतलब उसका यूज कर सकता हूँ, जो भी रिसोर्स मेरे पास लिमिटेड है। तो घर के काम में केवल होम मैनेजमेंट पर ही उसका उतना फोकस रहा था स्टार्टिंग के समय में। लेकिन धीरे धीरे ग्रो करते गया, बहुत डीप में सब्जेक्ट है, जितना पढ़िए उतना ही इंटरेस्ट इसमें बढ़ते जाता है। क्योंकि देखिए इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ना है, इसमें आपको ग्राफ भी पढ़ना है, इसमें आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट बहुत कम है कि जिसमें थ्योरी भी है, ग्राफ भी है, न्यूमेरिकल भी, टेबल डायग्राम सब कुछ है। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो हो ही जाता है, ठीक है। क्योंकि टेबल डायग्राम ग्राफ सब सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, किसी में केवल थ्योरी मिलेगा, किसी में केवल न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन इसमें आपका सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ना है, केवल दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा भैया मैथ न्यूमेरिकल नहीं, तो ऐसा सब कुछ है, सब कुछ इसमें है, ठीक है। मैथ न्यूमेरिकल टफ लग रहा है तो थ्योरी पढ़ लीजिए, ग्राफ, हर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए, तो वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम, और पूरा कंट्री कौन चला कौन रहा है, कंट्री हम और आप, जो हम और आगे पढ़ के जब जाइएगा इकोनॉमिस्ट बनिएगा तभी कंट्री चल पाती है। तो कंट्री और हर एक स्टेट अलग वैकेंसी निकालती है इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, प्राइवेट सेक्टर अलग निकालती है, RBI हर साल अलग वैकेंसी निकालती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका क्या बोलते हैं उसको, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, सबसे हाई लेवल का, जो कि IAS वगैरह जो पढ़िएगा ना तो सेम सिलेबस इसमें भी रहता है। बस इसी है कि इसको अलग कर दिया, UPSC से थोड़ा सा इसको अलग कर दिया। अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, ठीक है ना, एक होता है
IFF ऐसे करके होता है ना, IFO, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। इसको अभी रखा है यूपीएससी वाला में, इसको अलग नहीं किया है, तो फॉरेस्ट वाला हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जो IAS की तैयारी करिएगा, लेकिन आपको इसको अलग कर दिया, तो इकोनॉमिस्ट वाले को अलग थोड़ा सा सुविधा दे दिया कि आप लोग थोड़ा सा अलग करिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। चलिए, तो द वर्ड, अब बहुत कुछ माइंड मारने लगता है बात, यहाँ पर माइंड खुलता है तो बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते, टाइमिंग लिमिटेड रहता है हमारे पास। द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। इको मीनिंग क्या होता है, होम साइंस, एंड नोमोज मतलब क्या होता है, अकाउंट, लेखा जोखा। इसको याद रखना होगा, ग्रीक वर्ड आया है जिसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। इको मतलब क्या होता है, होम, ठीक है ना, एंड नोमोज मतलब क्या होता है, अकाउंट। अकाउंट मैंने क्या, लेखा जोखा, खाता, तो घर का जो भी काम वगैरह है तो वही आपको हो गया। तो पूछेगा इकोनॉमिक्स कौन, इको नहीं पूछेगा, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया था, तो ग्रीक वर्ड याद रखिएगा। इको मतलब कि घर होता है, काम काज होता है, अकाउंट मैंने क्या, नोमोस, इकोनोमोस, मिला दिया दोनों को। तो यहाँ पर यही बात था। देखिए इंग्लिश मीडियम में ही जो भी समझ जाइएगा ना, तो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम लिखिए, एग्जाम आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के समझ गए अपना लैंग्वेज में लगा देना है। तो आप हिंदी मीडियम पढ़ ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश में लिखते हो तो अच्छा रहता है, आगे भी पढ़ना रहेगा। देखिए सब्जेक्ट है डेवलप्ड फ्रॉम द बिंग अबाउट हाउ टू कीप द फैमिली अकाउंट्स इनटू द वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट टुडे। अब देखिए पहले से वहाँ से लेकर आज कैसे बढ़ गया, तो सब्जेक्ट डेवलप कहाँ से, फ्रॉम बिंग अकाउंट, कैसे कहाँ था, हाउ कीप द फैमिली अकाउंट्स मैनेज, मैंने कैसे फैमिली अकाउंट मैनेज करती थी, सो आज वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट टुडे आज बन गया है, डेवलप कर गया यहाँ से, फैमिली अकाउंट से लेकर आज वर्ल्ड तक फैल गया, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में यहीं पर था। तो चलिए इतना कुछ हो गया। तो सारे बात यहाँ पे देखिए, एडम स्मिथ यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, कि एडम स्मिथ रिगार्डेड हैज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट वाज नोन एज द पॉलिटिकल इकोनॉमी एट द टाइम, उस समय इनको ऐसा बोला जाता था। एंड ही वाज द स्कॉटमैन, सबको दे दिया, प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है, ग्लेस्को, ठीक है ना, ग्लेस्गो, फिलोसफर बाय द ट्रेनिंग। हिज वेल known book and inquiry into the nature and causes of wealth of nation regarded as the first major comprehensive book subject, thing a passage from the book, and it is not from the benevolent of the butcher and the brevier of the baker and the expected to the dinner from the air regarded to their own interest and advice their the humanity and love self love, ठीक है। देखिए इसको समझाएंगे, हिंदी में आगे दे दिया तो उसको बता देंगे, ठीक है। तो पहले इसका हिंदी देख लीजिए, ये इस बॉक्स का भी हिंदी में बॉक्स लगा दी, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा, बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो अर्थशास्त्र क्या है, वही सब जो हम लोग भी दिखा दिए, तो वही सब कुछ था कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग पर केंद्रित है, ठीक है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति 1976 में प्रकाशित एडम स्मिथ के बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ने नेचर का दिया है कि खोज की जा सकती है अर्थशास्त्र का, ठीक है। अर्थ घरेलू प्रबंधन के लिए सबसे किफ़ायती तरीके से उपलब्ध सीमित धन के साथ किया जाता था, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक वर्ड से बना है, इको का अर्थ होता है घर और नोमोस का अर्थ होता है हिसाब किताब, ठीक है, वही अकाउंट था, तो इको और नोमोस। चलिए यह विषय आज विस्तृत विषय में परिवर्तित खातों के कैसे रखा जाए इसके बारे में विकसित हो गया है। क्या लिखा है, यह विषय आज के विस्तृत विषय में परिवार के खातों को कैसे रखा जाए इसके बारे में विकसित हुआ है, मतलब कैसे होम मैनेजमेंट वगैरह किया जाए, तो वहाँ से आज हाई लेवल का बढ़ गया, तो वही यहाँ पर। और आपका वही हिंदी में, इसको भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता था, ठीक है, उस समय विषय राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में थे, ठीक है, स्कॉटलैंड वगैरह, तो इसको थोड़ा सा बुक में दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर रोक कर। नहीं पढ़िएगा तो यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ से एक ही बात याद रखना है कि उनका जो बुक का नाम था उसको बस 1976 में, बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं। चलिए इकोनॉमिक्स और क्या है, इकोनॉमिक्स क्या बोले, बहुत डीप सब्जेक्ट है, इतना आसानी से नहीं समझ पाइएगा, लेकिन क्या क्या है यहाँ पर देखिए। इकोनॉमिक्स इज अबाउट अ स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, बहुत अच्छा डिफिनेशन यहाँ पर दिया है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्कार्सिटी एंड चॉइस, यही है कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट अ स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, स्टडी करती है ना कि स्कार्सिटी कमी है उसमें से चुनना है, जिसके बारे में स्टडी करती है। इकोनॉमिक्स फाइंड द वे टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि मैं बहुत पहले बता दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स एक रास्ता देती है, ठीक है, कि कैसे हम लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, हमारा अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से कैसे उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग कम्युनिटी इन द टर्म ऑफ इनहेरेंट रिसोर्सेज कॉस्ट एंड
क्या है, कंज्यूमर बेनिफिट। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ लिविंग कम्युनिटी, जो भी हमारी समस्याएं होती है तो उसको एक्सप्लेन करती है, ठीक, इन टर्म ऑफ इनहेरेंट रिसोर्सेज कॉस्ट एंड कंज्यूमर बेनिफिट। जो इनहेरेंट मैंने क्या होता है, जो हमेशा चलते आ रहा है, जो पूर्वज से आ रहा है, ठीक है, तो इनहेरेंट रिसोर्सेज कॉस्ट, जो हमारे पास पैसा मेरे पास आ रहे हैं तो उससे मेरा कितना बेनिफिट हो रहा है, तो दोनों के बीच के रिलेशन को ये बताता है, तो बहुत कुछ बताता है। एक और देखिए, इकोनॉमिक्स इज अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्टिविटी दैट रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, कुछ खास स्पेशलाइजेशन से क्या रिजल्ट आए तो उसके बीच में भी तालमेल दे के बैठाता है। लेकिन मेन डिफरेंशन आपका यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि स्टडी अबाउट स्कार्सिटी एंड चॉइस, बस काम आपका हो गया, ठीक है। कुछ और डिफिनेशन क्या बोले कि जैसे जैसे इकोनॉमिस्ट लोग आते गए अपना अपना डिफिनेशन देते चले गए, जैसे कि डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ, पहले इसको पढ़ लीजिए कि रोबिन्स क्या बोले थे। रोबिन्स का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, रोबिन्स एम्फासिस दैट, बताए थे कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का स्टडी करता है, हर एक अलग अलग बताने वाले हैं। वेयर देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, एंड्स क्या है, एंड स्केयर मीन्स एंड द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द स्केयर मीन्स, जो कि रिलेशनशिप दिखाता है, मानव के व्यवहार को स्टडी करता है। तो मानव व्यवहार के, मानव कैसे रिलेशन, इसके बीच में कैसे रिलेशन मानव कर रहा है, तो उसी के व्यवहार को। तो यहाँ पे देखिए, स्केयर मीन्स मैंने क्या, जो हमारे पास जो संसाधन हो गए, स्केयर कमी, और इंड्स मैंने क्या होता है, इंड्स मैंने वांट्स, ठीक है, वांट्स जो हम लोग चाह रहे हैं, तो वांट्स, इंड्स का मतलब क्या था, वांट्स, ह्यूमन वांट्स एंड स्केयर, और स्केयर के साथ साथ इसका अल्टरनेटिव यूजेज भी है। एक तो रिसोर्सेज स्केयर है, उसका यूज भी अलग है, ठीक है ना, तो उसमें से हम लोग का चाहत है, तो दोनों के बीच में कैसे रिलेशन होता है, तो उसी में मानव का बिहेवियर, कि मानव कैसे रिलेट करके उसमें कैसे चुनता है, कैसे छोड़ता है, तो उसी के बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। बात को समझ गए। उसके बाद सेमुल्सन से पहले आपका कौन आए थे, अल्फ्रेड मार्शल आए थे। इनसे भी पहले मार्शल आए थे। मार्शल क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ के बाद ही आ गए थे। एडम स्मिथ दिए थे क्या, वेल्थ ऑफ नेशन, जो धन का विज्ञान, और वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिए थे आपको मार्शल, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। सेमुल्सन है, तो सेमुल्सन क्या बोले कि नहीं, ग्रोथ कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे पास प्रोडक्शन है तो उसको और बढ़ाया जाए, जो भी ऐसा अल्टरनेटिव प्रोडक्शन किया जाए जो कि आने वाला फ्यूचर जनरेशन उसका यूज कर सके, ठीक है ना, केवल सारा का सारा हम लोग ख़त्म नहीं करें, और नया नया कोई टेक्निक का प्रोडक्शन किया जाए, केवल पुराना टेक्निक पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिए थे। इकोनॉमिक्स इज मोस्ट कम्प्रहेंसिव, बताएं, रिलेवेंट एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, इकोनॉमिक्स है। एंड डिफिनेशन इंक्लूड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेमली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों बात बोले कि कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, तो क्या उसकी समस्याएं हैं, तो ये सब के बारे में इनका कहने का मतलब वही था कि ग्रोथ किया जाए। ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिए थे कि हम लोग कि एक पैमाना प्रोडक्शन कर लिए, एक टेक्निक एडप्ट कर लिए, उसी पर हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं, हम लोग को चेंज करते रहना होगा, प्रोडक्शन करो, टेक्निक वगैरह सब कुछ बढ़ाते रहना होगा। तो यह डिस्कशन था, और डिस्कशन आपका मेन डिस्कशन जो है वो स्टार्ट अब होने वाला है। मेन डिस्कशन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, सवाल है इस चैप्टर से, ठीक है, तो यहाँ से बनने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूछेगा ही पूछेगा, लॉन्ग में पूछे ना पूछे, 1 नंबर 2 नंबर कहीं ना कहीं से पूछेगा ही पूछेगा। तो काफ़ी डिटेल में इसके मैं डिस्कशन करूँगा, आने वाले लेक्चर में करूँगा, क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो आने वाले लेक्चर में अच्छे से करेंगे। आज फर्स्ट दिन थे तो कुछ एक्स्ट्रा बात ही बता दिए, ठीक है ना, कुछ डिफिनेशन को भी समझा दिए, कुछ और पढ़िएगा तो आपको खुद से आएगा, या फिर धीरे धीरे चैप्टर को डिटेल करेंगे तो और भी नॉलेज होते जाएगा। तो देखिए, पहले देखिए, इकोनॉमिक्स कैटेगराइज है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बात करें तो आपको क्या होता है, समष्टि और व्यष्टि। तो ये आपका समष्टि हो गया, ये आपका व्यष्टि हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में क्या, अर्थशास्त्र। हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज इफिशियंटली, बहुत अच्छा डिफिनेशन है, अगर ये लाइन याद है तो आपका बहुत अच्छा डिफिनेशन कि हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज इफिशियंटली, कैसे समाज मैनेज करती है, उसके बाद जो स्केयर रिसोर्सेज को इफिशियंटली, कार्य कुशलता, अच्छे ढंग से कैसे मैनेज करती है, तो उसी के बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करके बताता है, ठीक है। कैसे मैनेज करती है, तो स्टडी करेंगे तभी ना पता चल पाएगा। तो स्केयर रिसोर्सेज को कैसे हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तो उसी के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो जो होता है इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करता है, फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक खास व्यक्ति पे स्टडी करता है, एक खास फार्म पे स्टडी करता है। ये आपका हाउस होल्ड एंड फार्म मेक द डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन अ स्पेसिफिक मार्केट, कैसे
हाउस होल्ड और फार्म दोनों अपना डिसीजन लेते हैं और कैसे हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट में उनका व्यवहार कैसे रहता है। हाउस होल्ड का बात हो रहा है यहाँ पर, एक फार्म का बात हो रहा है, न कि पूरा इंडस्ट्री का बात हो रहा है, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल का बात हो रहा है, कैसे उसका इनकम आएगा, कैसे उसका एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना, किस पे वो फोकस करेगा। और यहाँ पे एज ए होल मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल स्टडी करता है, लुक एट द इकोनॉमी एज इंटायर और होल, पूरा इकोनॉमी को देखेगा, नहीं एक इनकम, एक व्यक्ति की इनकम नहीं, एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट नहीं, हम पूरा मार्केट का, पूरा एरिया का, पूरा कंट्री का इन्वेस्टमेंट और इनकम वगैरह सब कुछ देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाइड फेनोमेना फॉर इन्फ्लेशन को स्टडी किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को किया जाता है, इन्फ्लेशन समझते हैं ना, महंगाई के बारे में, तो इतना कुछ इसमें स्टडी किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से, इसका हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे, हिंदी कर लेंगे, इसका हिंदी यहाँ पर नहीं होगा। तो यही अर्थशास्त्र वास्तव में क्या है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र क्या, बिखराव और पसंद के अध्ययन के बारे में, बिखराव और पसंद है ना, कि पसंद वही चॉइस और डिस्ट्रीब्यूशन अध्ययन के बारे में है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधन के साथ असीमित जरूरतों को पूरा करने के तरीके ढूंढता है। अर्थशास्त्र, ठीक है, कुछ वर्ड आगे पीछे हो सकता है हिंदी वाला, हम उसको स्टार्टिंग में बोलते हैं आपको, तो जो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आपको स्केयर था, इंग्लिश मीडियम क्या था, स्केयर, और तो ठीक है, स्केयर को यहाँ पे बिखराव लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिखराव है तो कम है, तो बिखरा हुआ है तो वो भी हो सकता है, तो वही वर्ड है। अर्थशास्त्र अंतर्निहित संसाधन लागत और उपभोक्ता लाभों के संदर्भ में क्या समुदायों में रहने की समस्याओं की व्याख्या करता है, जो कि आपको इंग्लिश में समझा दिया था वहाँ पे। अर्थशास्त्र उन गतिविधियों के समन्वय के बारे में है जो कि विशेषज्ञता से उत्पन्न होती है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन से जो आता है, स्पेशलाइजेशन। इसके बाद अर्थशास्त्र की परिभाषा, रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है, जहाँ पे साध्य और दुर्लभ, बहुत अच्छा, साध्य और दुर्लभ संसाधनों के बीच संबंध बताता है, और दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग भी है, जिसका जो हमारे पास लिमिटेड स्कर्सिटी जो है, स्केयर रिसोर्सेज का बहुत सारे उसका यूज है ना। जैसे कि आप समझिएगा, आपके पास दूध आए, दूध सबसे सही एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, दूध कर देते हैं, दूध में क्या होता है, दूध में होता है मिल्क, ठीक है। तो आपके पास मिल्क आया घर में, तो लिमिटेड है ना, 1 kg दूध आपके पास मतलब घर में या कहीं पे आ रहा होगा, 1 kg में क्या क्या करिएगा, दूध का आप क्या करिएगा, खोआ बना दीजिएगा या फिर दूध का आप चाय बनाइएगा, दूध को पी जाइएगा, दूध से खीर बनाइएगा, अब क्या क्या करिएगा, तो वही आपका व्यवहार को स्टडी करता है। तो बहुत अच्छा बोले थे ह्यूमन बिहेवियर को, कि इसमें से वह कैसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है, स्केयर, और वहाँ पर अपना जो भी वांट्स है आपका, तो कैसे उसमें कौन सा वांट्स को आप चुनिएगा, तो वही आपका रिलेशन को दिखाता है, ठीक। चलिए, तो सैमुअल्सन की अर्थव्यवस्था क्या है, कि परिभाषा सबसे व्यापक, प्रासंगिक और क्या स्वीकृत है, ठीक है। परिभाषा में अर्थशास्त्र के दोनों पहलुओं शामिल हैं, अर्थात सीमित संसाधनों का वितरण और आर्थिक विकास की समस्याएं दोनों, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म नहीं लिखिएगा, जो पढ़े वही लिखिएगा, व्यष्टि और समष्टि जो होता है तो वही यहाँ पे लिखे। क्या बोलिए, कुछ वर्ड आपका हो सकता है आगे पीछे, नहीं तो सेंस वगैरह सारा का सारा वही मिलेंगे। तो यही था डिस्कशन फर्स्ट क्लास, आपको कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत समस्या है तो हमसे मिले, बात करें, कांटेक्ट करें, और आप मेरा नंबर तो भी नोट डाउन नहीं करेंगे, नंबर मैं उसी स्टूडेंट को दूंगा जो कि कंटिन्यू रेगुलर क्लास करते रहेंगे, क्योंकि नंबर देता हूं तो बिना पढ़ने वाले भी व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह हमेशा करते रहते हैं, जो पिछले बार किए थे, जिनको पढ़ाई से उतना रिलेशन नहीं रहता है तो परेशान सब कर देता है, ठीक है। जो कंटिन्यू देखेंगे स्टूडेंट है, जो लाइव क्लास में टेस्ट वगैरह देते रहेंगे, तो उनको कॉन्टैक्ट भी दे दिया जाएगा, ताकि आपको कोई समस्या हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, इस नोट्स को मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में, और नोट्स में कितना बात है, कितना बात आपको एक्स्ट्रा बताया गया, तो वीडियो तो देखना ही देखना है, और ताकि नोट्स को भी पढ़ना, ताकि रिकॉल होता है। बहुत सारे बात और भी रहते हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे करके सबको सीखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आपके लिए काम करता रहूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।